गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के बारे में, तो आपने कल पढ़ा था कि भूगोल भूगोल जो यूनानी भाषा में ज्योग्राफी कहते हैं, जियो प्लस ग्राफो पृथ्वी का वर्णन करना, और उसके बाद में भूगोल की दो शाखाओं के बारे में पढ़ा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का आपने अध्ययन 11वीं क्लास में किया था और मानव भूगोल 12वीं क्लास में अध्ययन कर रहे हैं। मानव भूगोल के जनक फेरेडिक रेडजेल, और फेरेडिक रेडजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोज्योग्राफी, जो कि कल आपने पढ़ा था, पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप लोग। और इनकी उपशाखाओं के बारे में बात हुआ था, और भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के बारे में बात आज करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं आज मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, यह आपसे पूछा जा सकता है। मानव भूगोल के अध्ययन के कौन कौन से पहलू है। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के कौन कौन से पहलू है, या मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में तो अपन इसके बारे में आज पढ़ेंगे। एक डायग्राम बनाते हैं। जनसंख्या, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में अपन पढ़ते हैं जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, अन्य प्रदेशों से संबंध, अन्य प्रदेशों से संबंध। और आगे बढ़ते हैं कालिक अनुक्रम, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, अन्य प्रदेशों से संबंध और कालिक अनुक्रम, समायोजन एवं प्रादेशिक संगठन, समायोजन एवं प्रादेशिक संगठन, सांस्कृतिक या सामाजिक लिख सकते हैं, सांस्कृतिक संबंध। इस प्रकार से मानव भूगोल विशेष क्षेत्र या मानव भूगोल के पहलू, पहले एक नंबर पर अपन बात करें तो जनसंख्या पहलू है। जनसंख्या में हम जैसे जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता दर, इस प्रकार से अपन जनसंख्या पहलू में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार दूसरी बात करें प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन अपन बात कर सकते हैं जल, वन, खनिज,
यानी कि जनसंख्या पहलू के अंदर अपन विस्तार से पढ़ते हैं तो जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधन में जल, वन, खनिज, भूमि, इनका अध्ययन किया जाता है विस्तार से। जल परिवहन के बारे में, वन संपदा के बारे में, खनिज, धात्विक और अधात्विक उनके बारे में, भूमि उपयोग के बारे में, ये प्राकृतिक संसाधन के पहलू के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसी प्रकार अपन बात करें अन्य प्रदेशों से संबंध, यानी कि अन्य प्रदेशों से हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक किस प्रकार के संबंध है, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अन्य प्रदेशों से हमारे संबंध सामाजिक कैसे हैं, राजनीतिक कैसे हैं, आर्थिक कैसे हैं, सांस्कृतिक संबंध कैसे हैं, इन संबंधों का अध्ययन अन्य प्रदेशों से संबंध के अंतर्गत किया जाता है। अगली बात करें अपन कालिक अनुक्रम के बारे में। कालिक अनुक्रम यानी मानव समाज और भौगोलिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कालिक अनुक्रम में मानव समाज और भौगोलिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्राचीन काल में मानव और प्रकृति के साथ में किस प्रकार के संबंध रहे हैं और मध्यकाल में मानव समाज और प्रकृति के बीच में किस प्रकार के संबंध रहे हैं और आधुनिक काल में मानव समाज और प्रकृति के किस प्रकार के संबंध रहे हैं। यानी कि प्राचीन काल में मानव किस प्रकार से प्रकृति के नियंत्रण में था, उनका अध्ययन किया जाता है। मध्यकाल में किस प्रकार के अन्वेषण और यात्रा वृत्तांत के बारे में उल्लेख किया जाता है और आधुनिक काल में किस प्रकार से 18वीं सदी में संभववाद और साम्यवादी विचारधाराएं किस प्रकार के मानव समाज और भौगोलिक संबंध रहे हैं, वो कालिक अनुक्रम के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अपन आगे पढ़ते हैं सांस्कृतिक संबंध। सांस्कृतिक संबंध के बारे में जैसा कि आपने जनसंख्या के बारे में, प्राकृतिक संसाधन के बारे में, अन्य प्रदेशों से संबंध के बारे में और कालिक अनुक्रम के बारे में और सांस्कृतिक संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सांस्कृतिक संबंध के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो मानव की जीविका के साधन, परिवहन, आवास, इन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। कि सांस्कृतिक संबंध के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं मानव जीविका के प्राचीन समय किस प्रकार के जीविका के साधन थे, वर्तमान में परिवहन जैसे कि जल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, इनके बारे में, आवास, नगरीय आवास, ग्रामीण आवास और ग्रामीण आवास के प्रकार, नगरीय आवास के प्रकार और कच्ची बस्ती और उनके बारे में अध्ययन किया जाता है सांस्कृतिक शब्दों के अंतर्गत पहलू में। अपन बात करें अगले बिंदु की, समायोजन एवं प्रादेशिक संगठन।
मानव ने किस प्रकार से प्रकृति के साथ में समायोजन किया, किस प्रकार ने मानव ने उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में रहकर अपने आवास, अपने खुद को किस प्रकार से ढाला, शीत प्रदेशों में किस प्रकार से ढाला, और किस प्रकार से प्रकृति के ऊपर अपनी मानव साफ छोड़ी, उनका उल्लेख समायोजन के साथ किया जाता है। मानव ने प्रकृति पर किस प्रकार साफ छोड़ी, इसका अध्ययन समायोजन एवं प्रादेशिक संकलन के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से अपन मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या मानव भूगोल के अध्ययन के पहलू कौन कौन से हैं, तो उनके अंतर्गत अपन सह बिंदु का उल्लेख करते हैं। जनसंख्या, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, अन्य प्रदेशों से संबंध, समायोजन एवं प्रादेशिक संकलन, सांस्कृतिक संबंध, कालिक अनुक्रम। यानी कि जनसंख्या के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि, जनसंख्या समूह, लिंगानुपात, साक्षरता दर, इनके बारे में। प्राकृतिक संसाधन के बारे में भूमि, जल, वायु, खनिज, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से अन्य प्रदेशों से संबंध, इसके बारे में हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक किस प्रकार का संबंध है, उनका उल्लेख किया जाता है। कालिक अनुक्रम के अंतर्गत मानव ने प्राचीन काल में प्रकृति और मानव के क्या संबंध थे, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, और किस प्रकार से प्रकृति का मानव पर नियंत्रण था, उनका अध्ययन किया जाता है। मध्यकाल में किस प्रकार से मानव और प्रकृति के क्या संबंध थे, उसका अध्ययन किया जाता है, और आधुनिक काल में किस प्रकार में मानव ने प्रकृति के ऊपर शासन, उनका अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक संबंध में अपन बात करते हैं कि मानव की आजीविका के क्या साधन थे, परिवहन, आवास, उनका अध्ययन अपन सांस्कृतिक संबंध के अंतर्गत करते हैं। समायोजन एवं प्रादेशिक संगठन, इसके अंतर्गत मानव ने किस प्रकार से उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में किस प्रकार मानव ने अपने खुद को अनुकूलित किया, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, तथा किस प्रकार मानव ने प्रकृति के ऊपर एक अभिशाप छोड़ी, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र से है जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, अन्य प्रदेशों से संबंध, कालिक अनुक्रम, समायोजन एवं प्रादेशिक संगठन, सांस्कृतिक संबंध के बारे में। अभी बात करते हैं मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल की विचारधारा, मानव भूगोल की विचारधारा। पहली विचारधारा की बात करते हैं अपन नियतिवाद, यह उसका नाम दूसरा है प्रकृतिवाद, या इसको कह सकते हैं निश्चयवाद, पर्यावरणवाद, इस प्रकार से नाम से जाना जाता है। तो नियतिवाद, प्रकृतिवाद, निश्चयवाद क्या है? प्राचीन समय में आदि मानव पर प्रकृति का नियंत्रण था। प्राचीन समय में आदि मानव पर प्रकृति का नियंत्रण था, यानी कि यहाँ पर प्रकृति को प्रधानता स्वीकार की गई है। मानव प्रकृति के नियंत्रण में अपना जीवन गुजारा करता था, अपने जीवन का विकास करता था। ऐसे विचारधारा नियतिवाद, प्रकृतिवाद, निश्चयवाद, ये विचारधाराएं जर्मनी में
पनपी थी। कहां की? जर्मनी में। लिखते हैं अपन प्रकृतिवाद या नियतिवाद या निश्चयवाद क्या है, तो इसके बारे में लिखेंगे आदि मानव, आदि मानव यानी कि प्राचीन मानव, प्राचीन मानव समाज, आदि मानव समाज एवं प्रकृति, मतलब आदि मानव समाज एवं प्रकृति की प्रबल शक्तियों को, आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों को प्रधानता स्वीकार करती है। आदि मानव समाज और प्रकृति की शक्तियों को प्रधानता स्वीकार करती है नीतिवादी विचारधारा। प्रकृति की जो शक्तियां हैं उसका मानव गुलाम था, इसलिए नीतिवाद या प्रकृतिवाद या निश्चयवाद कहा जाता है। यानी अपने क्षेत्र का उदाहरण दिया जाए तो प्राचीन समय में तकनीकी का विकास नहीं हुआ था, तो मानव जैसे प्रकृति के प्रकोप से डरता था, प्रकृति के प्रकोप को देवता मानता था और देवता मानकर उसको पूजता था, जैसे कि अग्नि देवता को पूजना, वायु देवता की पूजा करना। इसलिए मानव प्रकृति के सामने एक मतलब दास था प्रकृति का, या प्रकृति का गुलाम कह सकते हैं, ये नीतिवादी विचारधाराओं के अनुसार। और इसके प्रवर्तक थे नीतिवादी या प्रकृतिवाद या निश्चयवाद, इसके प्रवर्तक थे जो आपको पता होगा मानव भूगोल के जनक थे प्रवर्तक थे थेरेटिक रैटजेल थे इसके प्रवर्तक, थेरेटिक रैटजेल इसके प्रवर्तक थे। तो आपसे पूछा जा सकता है नीतिवाद या प्रकृतिवाद या निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो आपको जवाब देना थेरेटिक रैटजेल थे, क्योंकि पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि नीतिवाद या प्रकृतिवाद या निश्चयवाद के जनक कौन, सॉरी प्रवर्तक कौन थे, तो थेरेटिक रैटजेल। और ये विचारधाराएं कहां पनपी थी? जर्मनी में। आपको याद रखना थेरेटिक रैटजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजोग्राफिया। आगे बात करें अपन जिसको कह सकते हैं संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा क्या है? तो इसकी विपरीत है संभववाद विचारधारा 18वीं सदी में आई और इसके प्रवर्तक थे पाल, विडाल डी ला ब्लास। पाल विडाल डी ला ब्लास ने संभववाद की नींव रखी थी और ये भूगोलवेत्ता फ्रांस के थे और ये मानव भूगोल के संस्थापक भी कहलाते हैं। मानव भूगोल के संस्थापक कौन है? विडाल डी ला ब्लास, और ये फ्रांस के थे और ये संभववाद की नींव रखने वाले थे। ये ध्यान दें, पाल विडाल डी ला ब्लास, और इन्होंने कहा है कि प्रकृति की शक्तियों के सामने मानव सब कुछ है, यानी कि प्रकृति सिर्फ ओनली फॉर संभावनाएं व्यक्त करती है। उनको मानव अपने विवेक, अपने अनुभव से उसका उपयोग अपने विवेक से, अपने स्तर की ज्ञान के अनुसार किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि नदियां बहना, नदी प्रवाहित होती है किसी क्षेत्र से, तो ये प्रकृति द्वारा एक संभावना व्यक्त की गई है। तो मानव अपने विवेक, अपने अनुभव से हो सकता है उस नदी से नहर निकाल सकता है, हो सकता है उससे विद्युत उत्पादन कर सकता है, हो सकता है उस उद्योगों के लिए पानी या सिंचाई या पेयजल के रूप में कर सकता है। इसलिए संभववाद विचारधाराओं के अनुसार प्रकृति शक्तियों की अपेक्षा मानवीय शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार किया गया है। प्राकृतिक शक्तियों की
प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानवीय शक्ति को की प्रधानता स्वीकार। प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानवीय शक्तियों की प्रधानता स्वीकार की गई है। यानी कि प्रकृति मानव के सामने संभावनाएं व्यक्त करता है और मानव अपने विवेक से उनका उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार, अपने अनुभव से, अपने जीवन विकास के अनुभव से उसका उपयोग कर सकता है। इसलिए यहां पर प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा की गई है और मानवीय शक्तियों की प्रधानता स्वीकार की गई है। इस बात का ध्यान रखना है। और इसके प्रवर्तक है विडाल डी लाप्लास, पाल विडाल डी लाप्लास, जो कहां के रहने वाले हैं? फ्रांस के। इसके बाद में बात करें 1970 में, ये 18वीं सदी की बात है। 1970 में दार्शनिक विचारधाराओं का जन्म हुआ। तो पहले इनको बिठा लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। इसमें एक बात करें थोड़ा सा, नवनिश्चयवाद विचारधारा। निश्चयवाद विचारधारा, नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद विचारधारा, ये विचारधारा नियतिवाद और संभववाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। नवनिश्चयवाद विचारधारा संभववाद और नीतिवाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। इस विचारधारा का दूसरा नाम है रुको और जाओ। ये भी है, रुको और जाओ। यानी कि ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा के प्रवर्तक है, उन्होंने कहा था कि प्रकृति के नियमों को समझो और फिर विकास करो, न कि प्रकृति का मानव पर नियंत्रण है और न मानव प्रकृति का दास है। यानी कि प्रकृति के नियमों को समझो और फिर विकास करो, दोनों एक दूसरे के पूरक है। इस नवनिश्चयवाद विचारधारा के अनुसार रुको और जाओ ये एक यातायात नियम के यातायात नियम से लिया गया है। यानी कि किसी सर्किल पर, नगर के अंदर यदि किसी सर्किल में लाल लाइट होती है तो आपको रुकना होगा, और यदि पीली बत्ती हो जाती है तो आपको चलने के लिए तैयार रहना है, और हरी बत्ती होती है तो आप आगे बढ़िए। इसी प्रकार प्रकृति के नियमों को समझो। यदि प्रकृति में किसी प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है तो आप रुकिए, प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना विकास कीजिए। यानी न मानव प्रकृति के नियंत्रण में है और न मानव प्रकृति का दास है, और एक दूसरे के दोनों पूरक है। ये विचारधारा दी गई है नवनिश्चयवाद विचारधारा। इसके प्रवर्तक है ग्रिफिथ टेलर महोदय। ग्रिफिथ टेलर महोदय, ध्यान दें, इसके प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर महोदय। नवनिश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। और ये विचारधारा नियतिवाद और संभववाद के बीच का मार्ग प्रस्तुत करती है। न मानव प्रकृति के नियंत्रण में है और न प्रकृति मानव की दास है, दोनों एक दूसरे के पूरक है इस विचारधारा के अनुसार। और ये विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। ग्रिफिथ टेलर, नोट करें विद्यार्थियों, प्रवर्तक। यानी कि नीतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? थेरेटिक हेड्सेल। और संभववाद के प्रवर्तक थे पाल विडाल डी लाप्लास, और नवनिश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक है ग्रिफिथ टेलर। अब बात करें 1970 में ईस्वी में दार्शनिक
विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा। मानव कल्याण परक विचारधारा, मानव कल्याण परक विचारधारा। दूसरी थी क्रांतिकारी विचारधारा। तीसरी थी आचरण परक विचारधारा। मानव कल्याण परक विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा, आचरण परक विचारधारा। मानव कल्याण परक विचारधारा को अपन मानवतावादी विचारधारा भी कह सकते हैं। मानवतावादी विचारधारा। क्रांतिकारी विचारधारा को आमूलवादी विचारधारा या रेडिकल विचारधारा। आचरणपरक विचारधारा और मानव कल्याण परक विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा और आचरणपरक विचारधारा, या इसको अपन कह सकते हैं व्यवहारवादी विचारधारा। इस प्रकार से तो पहले बात करते हैं मानव कल्याण परक विचारधारा के बारे में या मानवतावादी विचारधारा के बारे में। मानव कल्याण परक विचारधारा या मानवतावादी विचारधारा सामाजिक लोगों के उन पक्षों के अध्ययन पर जोर देती है। मानव कल्याण परक विचारधारा, मानवतावादी विचारधारा सामाजिक लोगों के उन पक्षों पर जोर देती है शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाए। इस पर विशेष जोर दिया जाता है मानव कल्याण परक विचारधारा द्वारा या मानवतावादी विचारधारा द्वारा। विशेष ध्यान दें विद्यार्थियों, मानव कल्याण परक विचारधारा या मानवतावादी विचारधारा के अंदर अपन उन बातों पर ज्यादा फोकस किया जाता है लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास से संबंधित विचारधारा मानव कल्याण परक विचारधारा है। लोगों के सामाजिक पक्ष विभिन्न पक्षों पर जोर देती है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उन पक्षों के अध्ययन पर जोर देने वाली विचारधाराएं मानव कल्याण परक विचारधारा कहलाती है। क्रांतिकारी विचारधारा या आमूलवादी विचारधारा या रेडिकल विचारधारा, ये विचारधारा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत मानती है। उन्होंने कहा है कि समाज में गरीबी, असमानता, बंधन, इनका मुख्य कारण है पूंजीवादी की वजह से मजदूर वर्गों को दास बना करके काम किया जाता है। इसलिए इस विचारधारा का नाम है क्रांतिकारी विचारधारा या अमूलवादी विचारधारा या रेडिकल विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है और इसमें उल्लेख किया गया है कि सामाजिक बंधन या असमानता का व्यवहार
पूंजीवादी लोगों की वजह से होता है। इसी प्रकार आशयपरक विचारधारा या व्यवहारवादी विचारधारा, ये विचारधारा है, ये विचारधारा मानव के कल्याण के पक्ष पर जोर देती है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य आर्थिक क्रिया करते समय आर्थिक लाभ पर ही नहीं, यातायात पर्यावरण नहीं, मानसिक पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाता है। यानी कि मानव अपने आर्थिक लाभ कमाते हुए अपने वातावरण के अनुसार स्वास्थ्यप्रद विकास की भावना रखता है। स्वास्थ्यप्रद विकास होना चाहिए, स्वास्थ्यप्रद विकास, ऐसा विकास आर्थिक विकास भी हो और स्वास्थ्यप्रद विकास हो, ऐसी विचारधारा आशयपरक विचारधारा कहलाती है। इस प्रकार अपन मानव भूगोल और प्रकृति और विश्व क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइजन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि भूगोल के अंदर भूगोल की मुख्य दो शाखाएं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भूगोल के जनक एरिस्टोथेनीज थे और इनकी पुस्तक का नाम था ज्योग्राफिया। भूगोल की मुख्य दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के जनक पोसिडोनियस है, जबकि मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल है। फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। विशेष विद्यार्थी ध्यान देना है, मानव भूगोल में मनुष्य को केंद्र बिंदु मानकर के अध्ययन किया जाता है, जबकि भौतिक भूगोल में भूतल को केंद्र बिंदु मानकर के अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल की शाखाएं हैं जनसंख्या भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, इस प्रकार से। और इसी प्रकार अपन आगे बढ़ेंगे मानव भूगोल के प्रकृति और विश्व क्षेत्र में। तो प्रकृति के अंदर आपने पढ़ा था मानव भूगोल को केंद्र बिंदु मानकर के अध्ययन किया जाता है, जिसमें विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है और मानव का विकास कब, कहां, कैसे हुआ, इन प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति और विश्व क्षेत्र है। विश्व क्षेत्र के अंदर आपने पहलू का अध्ययन किया था, जिसमें जनसंख्या भूगोल, प्रादेशिक संगठन, अन्य प्रदेशों से संबंध, सांस्कृतिक संबंध, वो था विश्व क्षेत्र। उसके बाद भौगोलिक विचारधारा के अंतर्गत आपने अध्ययन किया था तो नीतिवाद, प्रकृतिवाद, पर्यावरणवाद विचारधारा, और उसके दूसरी विचारधारा थी संभववाद विचारधारा, और उसके बाद विश्व क्षेत्र में दार्शनिक विचारधारा का उल्लेख हुआ तो मानव कल्याणपरक विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा और आचरणपरक विचारधारा, इस प्रकार की विचारधारा।